इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया और इंतखाबात के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट हमारे सामने है। 2013 के इंतखाबात को आसिफ अली जरदारी साहब ने आरोज़ इलेक्शन करार दिया था। आरोज़ इलेक्शन में सबसे बड़ी साइंस ये होती है कि आरो जब फाइनल अपना कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट करते हैं तो उसके अंदर रिज़ल्ट्स के नंबर्स ऊपर नीचे करके वो कुछ कर सकते हैं। इमरान खान 35 पेंचर कहते थे कि 35 पेंचर लगाए गए। रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो थी वो विनर और लूज़र के मार्जिन से ज़्यादा थी। आरओज़ के इलेक्शन की अगर आपने ट्रू रिफ्लेक्शन देखनी हो तो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में रात 9 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसमें आपको उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ हलकों के कैंडिडेट्स, तमाम हलकों के नहीं, चंद एक हलकों के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, उसके अंदर कैंडिडेट्स का दावा यह है कि पोलिंग स्टेशन से जो उनको फॉर्म 45 मिला है उसकी तादाद के मुताबिक उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं और जो फॉर्म 47 आरओज़ ने जारी किया है उसके मुताबिक उनका मुखालिफ उम्मीदवार जीत चुका है। और ये एक मुतनाज़ा शक्ल है। इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्शन मैंडेट जो है उसको चुरा लिया गया या इलेक्शन फ्रॉड के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है। अगर वाक़तन ऐसा ही हुआ हो, मामला अदालत के सामने है भी और मज़ीद केसेस अदालत के सामने जाएंगे भी। अदालत का यहाँ इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला इलेक्शन से पहले किया कि बल्ले के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया। मेरे ख़्याल में ये बहुत गैर मुनासिब और बहुत ही बुरा फ़ैसला था। मैं इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता इस फ़ैसले को, क्योंकि पूरी एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से इस एक फ़ैसले ने बाहर कर दिया और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के बग़ैर भी वो लोग जीतते हैं तो तमाम इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। और पाकिस्तानी इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक अगर किसी सियासी जमात ने ख्वाह उनकी हमायत की हो या ना की हो, अगर उनकी पसंद है कि 3 दिन के अंदर जिस मर्ज़ी सियासी जमात को वो ज्वाइन कर लें, 101 आउट ऑफ 265 एन ए असम्बलीज़ की जो सीट हैं उसमें से 265 में से 101 आज़ाद हैं और 101 में से 90 से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। उनमें से एक उम्मीदवार जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका नाम है वसीम कादर। ये लाहौर से जीते हैं और इन्होंने फौरी तौर पर मरियम के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी खिदमात जो है PMLN के हवाले कर दी हैं। इसके अलावा भी 6 और कौमी असम्बली से लोग गए हैं, जिसमें खुर्रम नवाज़ हैं। खुर्रम नवाज़ नून लीग और IPP, बज़ाहिर ख्याल ये था कि ये IPP को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार थे और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में इनके मुकाबिल उन्होंने नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ये भी नून लीग में जा रहे हैं। बैरिस्टर अकील हैं NA 54 से, NA 146 से पीर ज़हूर हुसैन है, NA 189 से सरदार शमशेर हैं और NA 253 से बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी हैं। ये 6 लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने रखी है, इसलिए मुझे वो फ़ैसला पहले दिन भी बुरा लगता था, आज मज़ीद बुरा लग रहा है। लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ देखूँ, 75 का नंबर बनता है इस वक्त PMLN का और 101 इंडिपेंडेंट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है 54। तो अगर वोट को इज़्ज़त दो का नारा वो रखें जो नवाज़ शरीफ ने लगाया था, तो उसके मुताबिक तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका हक बनता था हुकूमत साजी की वो कोशिश करे, वो नाकाम हो जाए तो फिर दूसरे की बारी आती है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने 66 नंबर था उनका जिस वक्त उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लार्जेस्ट पार्टी है, तो मैं शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ वो हुकूमत साजी के लिए बातचीत का आगाज़ करें। ये एक गैर जमहूरी सोच का आगाज़ था। यहाँ वो शहबाज शरीफ वाली बात जो है ना, वोट को इज़्ज़त दो वाली, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी डेफिनेशन वो उन्होंने दी कि इससे मुराद ये है इस नारे से कि जो मुझे वोट देगा मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा। ये वो वाली बात आ गई है कि जितने लोटे बनेंगे उनकी वो इज़्ज़त करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, वजारत भी मिलेगी। लेकिन ये तरीक़ाकार पाकिस्तानी सियासत को ये मालूम नहीं कहाँ लेकर जाएगा। ज़्यादातर रात को जब आरोज़ का इलेक्शन, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो बाज़ हलकों से मैंने मुख्तलिफ जो लोग पोलिंग एजेंट्स थे या उम्मीदवार के बहुत करीबी थे उनसे मैंने चेक किया तो बताया ये गया कि कुछ लोगों से, ये एक्चुअल अब पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी है, ये कुछ लोगों से इंतखाबी अमल के दौरान PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के एफिडेविट्स साइन करवा लिए गए थे कि अगर जीतेंगे आप तो आपने नून लीग में जाना है या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाना है। बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 26 है और बाज़ लोगों के मुताबिक इसकी तादाद 42 तक है। ये मालूम नहीं मुझे कि दुरुस्त नंबर कौन सा है। PTI ने ख़ुद जिनकी हमायत की थी उनसे भी एफिडेविट PTI ने भी साइन कराए हैं, लेकिन उन दो में से एक हल्फ बरकरार रहेगा, दूसरा हल्फ टूट जाएगा। जब इंतखाबी नताइज रोके गए तो एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे बताया कि उस वक्त ऑप्शन दी गई कि या तो आप जीतेंगे तो नून लीग में जाएंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो आपका अदरवाइज़ अगर आप ये इस बात के ऊपर
इत्तेफाक नहीं करते तो आपका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। उनका दावा यह है कि वो उस वक्त 15,000 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नून लीग में शमूलियत से या उस वादे से इत्तेफाक नहीं किया तो उसके बाद वो 20,000 वोटों से शिकस्त खा गए। लाहौर से अगर मैं देखूं तो लाहौर से सलमान रकम राजा भी ये शिकायत कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ जहाँ मुतनाज़ा हैसियत है जो हल्के हैं, इवन 130 लाहौर का जो नवाज शरीफ का अपना हल्का है, वहाँ शिकायत यही है कि 45 और 47 के नंबर्स में फ़र्क है। यही बुनियादी तौर पर वोट ऑडिट का तकाजा करता है उन हल्कों में जहाँ फॉर्म 45 में एक पीटीआई जीती हुई है और फॉर्म 47 में कोई और जीता है, तो यहाँ पर आपको वोट ऑडिट करना पड़ेगा, उन फॉर्म का ऑडिट करना पड़ेगा, और अगर इलेक्टोरल फ्रॉड साबित होता है तो आपको सख्त तरीन सज़ाओं की तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन चुराना किसी आम चोरी की निस्बत बहुत बड़ी चोरी। आज हुकूमत साजी के हवाले से जो बड़ी जमातों में बातचीत चल रही है, इस वक्त पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें वो गौर कर रहे हैं कि नून लीग के साथ शिरकत इक़्तिदार जो है वो कैसे करनी है। बिलावल ने पिछले चंद हफ्ते बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, और उसको चाहे नंबर ऑफ़ सीट्स में पंजाब के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन ना नजर आए, लेकिन उनकी कैंपेन के ऊपर लोगों ने उनको काफ़ी सराहा। उनके कुछ बयानात की झलक आपको दिखलाता हूँ, और फिर आज जो मीटिंग वो कर रहे थे उसके साथ आप खुद ही देखिए कि वो खुद कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने वोटर्स को। दिखाइएगा जी। हुकूमत अगर बनना है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इसमें इख्तलाफ होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे, वंस बिटन ट्वाइस शाय। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछें, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार है, या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत में मसला ये था, मुआशी हालात बदतर होते ही। मैं भी मायूस हुआ और इस मुल्क के नौजवान भी मायूस हुआ। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली ही निकल लिया है। मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमिरत से कम नहीं था। कोई और सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। जब बिलावल शहबाज शरीफ से गले मिल रहे होंगे तो यकीनन दोनों ने एक दूसरे से कान में पूछा होगा कि इस दफ़ा नतीजा किसने निकाला। मालूम नहीं जवाब क्या आया होगा। सायरा बानो GDA से वो हमारे साथ इस वक्त शामिल हो रही है। इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि जमायत इस्लामी से एक MPA की नशिस्त हाफिज़ नईम ने जीती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जीता नहीं हूँ, ये आज़ाद वाला जीता हुआ है, ये वोट इन्होंने आगे पीछे करके मेरे खाते में डाले हैं, तो मैं ये जाली जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपनी नशिस्त छोड़ रहा हूँ। वेरी अनयूजुअल पोजीशन। GDA ने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है मुल्की मुफाद में नहीं है, हम भी अपनी नशिस्तें छोड़ रहे हैं। सायरा बानो हमारे साथ है। सायरा, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। बताइए क्या हुआ है इलेक्शन के अंदर कि GDA इतनी परेशान हो गई। निधि मलिक साहब, अगर आज आप पीर साहब की पूरी कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है तो सब सवालों के जवाब आप बता दें। इलेक्शन में तो जो हुआ सो हुआ। पीर साहब ने बताया कि 2 माह पहले उनके पास कोई आए थे। कौन आया और था? उन्होंने कहा था कि उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा वो बस नाम नहीं मैं बताऊंगा। अब आपको भी पता है कि कहाँ से आए होंगे लोग। और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप फंक्शनल एज ए फंक्शनल पे लड़ें तो आपको 2 सीट नेशनल असेंबली की और थोड़ी सी आपको 3-4 MPS की मिल जाएंगी। तो फिर साहब ने इनकार कर दिया कि सारे एक GDA बना हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दूंगा। फिर वो वापस आए और उन्होंने बोला कि अगर नहीं तो आपके नाम के आगे 0 लिखा हुआ है, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि MQM का क्या है, तो उन्होंने कहा MQM को 14-15 सीटें मिल जाएंगी क्योंकि उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है, PTI से है। तो अब आप देख लीजिए कि जब 2 माह पहले हमें 0 बता दिया था तो अभी भी हमारा 0 ही है। तो ये फैसले कहाँ हुए और किसने पैगाम पहुंचाया? और आपके ख्याल में अगर आपको वोट डले हुए थे तो वो वोट कहाँ गए, और रिजल्ट्स के फॉर्म 47 के ऊपर जो नतीजा आया वो कैसे तैयार हुआ? तब वो जो मेरा जो हल्का 10 था, मेरे जो वोट की तादाद थी वो 1,08,300 समथिंग थी। तो ये उस इलाके से उन लोगों से वो कहते हैं ना कि वोट निकालना बहुत बड़ी बात थी। तो जो फॉर्म 45 की बात करें तो ये उनको पूरी सहूलतकारी की गई थी। मतलब जहाँ मैं खुद गई थी वो सुबह 2 बुक्स नहीं थी,
दोपहर तक वो 2 बुक्स उन्होंने कहा कास्ट भी हो गई, वोट भी कास्ट हो गए, और इस किस्म की चीजें हुई हैं। उनकी जो सहूलतकारी हुई है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उनके ठप्पे रोकने पर था, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 80% कामयाब हुए। लेकिन जो सहूलतकारी की है वो DRO ने की है कि वो जो बुक्स और वो जो थी वो बाद में ठप्पे लगाकर और सारा ये किया। वरना जो आवाम का मैंने देखा है, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं गई। बिल्कुल ठीक है सायरा बानो, बहुत शुक्रिया। रोज़ इलेक्शन सायरा ने रोज़ ने सहूलतकारी की। वलीद इकबाल साहब, हुकूमत साजी में PDM2 ये हमारे सामने है इस वक्त, जो कल एक दूसरे को ललकार रहे थे, दोबारा हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ रहे हैं। आपको क्या नज़र आता है? क्या आप इसमें इस प्रोसेस में हिस्सादार हैं? क्या आप इस पोजीशन में हैं कि पीपल्स पार्टी को या और सियासी कुव्वतों को इंगेज करें या नहीं करेंगे? देखें जी, पहले तो आप सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। जो अभी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज़ आई है PTI की, उसके अल्फाज ये हैं कि अवाम के मैंडेट की खुली तौहीन करते हुए मुस्तरद शुदा गिरोहों के माबैन शर्मनाक बंदर बांट अवाम की राय और फैसले को जूते की नोक पर रखने के मुतरादिफ है। तो ये तो मेरा बतौर PTI तर्जुमान के फ़र्ज़ है कि आपको बताऊँ PTI का मौक़िफ़ इस बात पे क्या है। दूसरा, PPP की हिस्ट्री जो है उसमें पिछली मरतबा तो उनको हुकूमत 2008 में कोalition गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके शौहर ने की, जरदारी साहब ने, उसमें बार बार PMLQ को कातिल लीग कहा। लेकिन फिर चूँकि वो कोalition गवर्नमेंट में गए और उनको बहुत मुश्किल पड़ रही थी MQM, क्योंकि उनके पार्टनर थे, उनकी वजह से, और उनकी वो सीट्स से वो उनको अगर वो ना सपोर्ट होती तो वो गवर्नमेंट गिर जाती। तो कुछ हद तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसके बाद रातों रात जो है वो कातिल लीग जो है वो काबिल लीग बन गई, और फिर वो उनके नशिस्तें ज़्यादा थी। 40 मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत साजी के लिए दूसरी कुव्वतों से? नहीं जी, अभी तक हमने जो आपके पास एक तो इलेक्शन से पहले का इमरान खान साहब के हवाले से दिया गया, जो वकला ने या उनकी फैमिली ने आके बाहर बताया था कि उनको उस वक्त, बल्कि नहीं, सहाफ़ियों ने उनको जब बात की, जो उनके बंद कमरे के ट्रायल में 2 सहाफ़ी या 3 सहाफ़ी जाते थे, उन्होंने पूछा था इसी बात, यही सवाल तो खान साहब ने पहले क्या दिया था कि जी बिलावल भुट्टो बहुत बड़के मार रहे हैं, उनको चाहिए अगर हुकूमत बनानी है तो जाएं अपने पुराने साथियों के पास हुकूमत जाके बनाएं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, इनके साथ नहीं मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन वैसे मैं आपको इस PTI की जो पोजीशन है हुकूमत साजी की, आज कोर कमेटी में कमेटीज़ भी बना दी गई हैं मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, पंजाब, KP और सेंटर के लिए, कि हुकूमत साजी में किस तरह से हम क्या इकदाम ले सकते हैं। असल बात यह है कि जो ROs का इलेक्शन या फॉर्म 47 वाला इलेक्शन जो आप कह रहे हैं, जिस पे मैं सलूट करता हूँ हाफिज़ नईम साहब को भी, कि जो उन्होंने अपनी सीट जो है उससे दस्तबरदार हो गए, क्योंकि वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि फॉर्म 45 के हवाले से PTI वाला आदमी जीता हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह और भी लोग कोई आएंगे अगर किसी का ज़मीर जागता है इससे मिसाल लेकर। लेकिन ये जो बात हुई, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये आई कांट रिमेंबर कि अभी तारिक फजल साहब ने कही या फैसल साहब ने कही कि ऑडिट होना चाहिए, ज़रूर कराएं ऑडिट। हम आपको लिस्ट दे देंगे सीट्स की, उस पर ऑडिट करा रहे हैं, पता लग जाएगा। 45 और 47 का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट लेकिन पहले ये हुकूमत साजी वाला तारिक हुकूमत साजी के ऊपर एक सवाल कर रहे, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक आखिरी बात वो ये कि मैंने पहले भी आपको अभी इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया था कि ये इन्वेस्टिगेट करने की क्या, जो एक मैंने कहा पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख है कि आपके सबसे बड़े जो डोनर्स हैं, माशी हालत जिस तरह पाकिस्तान की है, अमेरिका कह रहा है, इंग्लिस्तान कह रहा है, यही आपकी डोनर एजेंसीज को भी कंट्रोल करते हैं। और भाई ब्लूमबर्ग की स्टेटमेंट देख लें, ब्लूमबर्ग की स्टेटमेंट, पहले उसका जवाब दे दें। मैं सिर्फ ये हुकूमत साजी में आप कहां खड़े हैं? मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं, ने आज नाम दिया कि शहबाज शरीफ होंगे, बाद में एक ट्वीट में उसकी डिनाइल आई, लेकिन मेरे ख्याल में आपने नाम फ्लोट किया है शहबाज शरीफ का। पहले आपने फुल पेज इश्तहार छापा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आज कहाँ खड़े हैं, कौन होगा? देखिए मलिक साहब, ये फैसले तो पार्टी की हमारी जो सीनियर लीडरशिप है अवामी मुशावरत से ही करेगी कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन होंगे और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए आपकी जमात बेहतर पोजीशन में है, आपके पास तकरीबन सिंपल मेजोरिटी है। बिल्कुल है, और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, और हमें इस बात का कौन होंगे अच्छे कैंडिडेट्स में नाम 3-4 नाम बताइए। देखिए इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव जो है हमारी सीनियर क़यादत का है, उससे पहले कोई नाम फ्लोट करना ये अच्छी बात नहीं है। बाद लोगों ने कहा कि मरियम नवाज उम्मीदवार होंगी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, क्या वो टेबल पे है, नामों में शामिल है? बिल्कुल है, और वो है नाम उनका, बेहतरीन कैंडिडेट हैं, बेहतरीन कैंडिडेट। उन्होंने सिर्फ, मैं एक जुमला कहूँगा कि वो इसलिए नहीं कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं,
उन्होंने जो ये इमरान खान का जो दौर था, इसमें जो उन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत, जहानत, बहादुरी से अपना एक मकाम बनाया पाकिस्तान की सियासत में, इसलिए वो डिज़र्व करती हैं उस काबिलियत की बुनियाद पे, उस मेहनत की बुनियाद पे। एक बात। लेकिन अगर वो चीफ दूसरी मिनिस्टर बात हो ये- तो आपका ख्याल है कि इत्तेहादियों के साथ फिर मरकज़ में वज़ारत उज़्मा भी आपको मिलेगी? थोड़ा मुश्किल नहीं देखिए, हो जाएगा? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारी बातें तो अभी चूँकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पार्टीज़ बैठ रही हैं, लीडरशिप बैठ रही है, तो उसमें मैं कोई पेश गोई नहीं करूँगा, न करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी सेनेटर साहब ने जो बात की और उन्होंने अपनी पार्टी, जो अपने आप को एक सियासी पार्टी कहती है, और ज़बान जो है अपनी, जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, कोई थड़े वाला बंदा भी इस्तेमाल नहीं करता कि जूते की नोक पे हम रखते हैं, फलां करते हैं। वो भाई 2018 का रिज़ल्ट किसकी नोक पे रखा था, वो ज़रा कौम से पूछे ना आप कि क्या आपने किया था। आज आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है यार। मैंने पहले आपको कहा कि हमारे कैबिनेट के मेंबर जो माजी में भी थे और आइंदा भी होने थे, 8 हार गए हैं। अगर ये इतना आसान होता कि आप फॉर्म 45 का रिजल्ट और है और फॉर्म 47 में आप चेंज कर लेते। ये जो आप बात कर रहे हैं कराची के, वैसे आप बूट नईम साहब, जो बूट की नोक है, आप उसको, उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में उसको मेज़ पर भी रखा था, तो देखिए keep that in mind। मैं मलिक साहब इस तरह की टकटलियों वाली और रंगबाजी वाली सियासत ज़िंदगी में कभी नहीं की, और ना इस तरह के अल्फाज कभी इस्तेमाल किए हैं। सियासत में शाइस्तगी और वज़ादारी रहनी चाहिए और हम उसी से सियासत करते हैं। ये जो आपने नईमुर रहमान साहब की बात की, अब उन्हें साथ ये भी बता देना चाहिए कि आपको एक तन तनाज जताने वाली कौन सी कुव्वत थी और क्यों जताएगी, कि यानी सारी फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन भी लग गया, आरओज़ भी लग गए कि नईमुर रहमान को जताओ, किस लिए? ओ यार, खौफ खुदा